Hello everyone. So today we are going to start chapter mechanical properties of solid of class 11th physics. स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। काफी छोटा चैप्टर है और बहुत कम इसके यहाँ पे हमारे पास पीवाईक्यूज है, तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ए है, इज हैंगिंग फ्रॉम एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या है वो लटकी हुई है। लेंथ जो है वायर की चेंजेस टू, वो लटकी हुई जो थी वो चेंज हो गई, मतलब कि L1 का चेंज आ गया उसमें, यानी कि वो आप बोल सकते हो क्या हो गई, खिंच गई। व्हेन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, जब m मास यहाँ पे हमने सस्पेंड कर दिया, इसे लटका दिया, मास यहाँ पे जोड़ दिया, तो इसकी लेंथ जो है L1 इंक्रीज हो गई। एक्सप्रेशन यंग मॉड्यूलस का बताना है इसके लिए क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा स्पेस बना के सोल्व करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूले यहाँ पे इस चैप्टर के लिए आपको याद रखने हैं बस। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्यों, देखिए एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से एक जो है वायर लटकी हुई है, यहाँ से मास m उससे हमने हैंग कर दिया, इसकी लेंथ थी, यानी कि इससे इसको हमने मास m कोई भी इसके फ्री एंड पे जोड़ दिया, तो ये इसका चेंज होके लेंथ L1 इसमें चेंज आ गया। ठीक है, इसकी लेंथ में कितना L1 चेंज आया है। तो देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू mg, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका, a हमें दे रखा है। स्ट्रेस का फॉर्मूला ये हो गया। स्ट्रेन का भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, और ये आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी ये चीजें। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चेंज इन लेंथ हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, L1 माइनस एल अपॉन एल, राइट। तो यंग मॉड्यूलस यानी कि जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये क्या है, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया था यहाँ पे, mgl, ठीक है, mgl अपॉन यहाँ पे स्ट्रेन क्या आएगा, स्ट्रेन हमारे पास था एरिया, देखो mg अपॉन ए, ये हमारे पास स्ट्रेस का था, स्ट्रेन का क्या था, L1 माइनस एल अपॉन एल, ये ऊपर की साइड चला जाएगा। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे उसमें अपना डिवाइड वगैरह करके, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास बस इतना ही, हमसे यंग मॉड्यूलस पूछा गया था क्वेश्चन में, दैट्स इट, आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास सोल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है ड्रोन फॉर दो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वो ड्रॉ किया गया, किस किस के लिए, एक्स और वाई के लिए। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है और जो फ्रैक्चर पॉइंट है आर क्लोज टू, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के काफी क्लोज हैं मटेरियल एक्स के लिए। लेकिन वाई मटेरियल के लिए दोनों पॉइंट जो है, कौन से दोनों स्ट्रेंथ पॉइंट भी और फ्रैक्चर पॉइंट भी दोनों दूर दूर है। हम कह सकते हैं कि मटेरियल एक्स और वाई जो है रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, मतलब क्या क्या उनका मटेरियल है, क्या कुछ है, ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है वो दो डिफरेंट मटेरियल के लिए बनाया गया, एक्स और वाई के लिए। ऑब्जर्व किया गया कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और जो फ्रैक्चर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट कौन सा होता है कि उस पॉइंट पे जाने के बाद उसमें कोई चेंज ना आए, यानी कि वो टूट ही जाए। ठीक है, कोई भी जो मटेरियल होगा वो वहां पे ब्रेक हो जाएगा, उससे आगे जो है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती फ्रैक्चर पॉइंट से आगे। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो एक दूसरे के काफी क्लोज है मटेरियल एक्स के लिए, लेकिन काफी दूर है मटेरियल वाई के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन से मटेरियल होंगे, तो ध्यान से सुनिए। फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट इज क्लोज फॉर मटेरियल एक्स, हेंस एक्स क्या होगा, ब्रिटल होगा नेचर में, एंड बोथ पॉइंट्स आर फार अपार्ट फ्रॉम मटेरियल वाई, हेंस ये क्या होगा, डक्टाइल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, सी, ब्रिटल एंड डक्टाइल। चाहो तो याद रख लेना इस चीज को, जिस भी मटेरियल में आपको दे रखा हो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट दोनों साथ साथ में, हमेशा याद रखोगे ब्रिटल होता है। और दे रखा हो किसी मटेरियल में कि एक्स और वो अपना दोनों पॉइंट जो है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट भी और फ्रैक्चर पॉइंट दोनों अलग अलग है, दूर दूर है, तो याद रखना है वो क्या होगा, डक्टाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू वायर्स आर मेड अप ऑफ द सेम, दो वायर है सेम मटेरियल की बनी हुई है और सेम वॉल्यूम है। पहली वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, सेकंड वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास दे रखा है 3a। ध्यान से जो है क्वेश्चन को रीड आउट करो। अगर लेंथ पहली वायर की डेल्टा एल से इंक्रीज हो गई, जब हमने पहली वायर के ऊपर फोर्स एफ अप्लाई की तो उसकी लेंथ में डेल्टा एल का चेंज आ गया।
ठीक है। हाउ मच फोर्स इज नीड, तो कितनी फोर्स की हमें जरूरत होगी कि सेकंड वायर को हम सेम अमाउंट से स्ट्रेच कर सके, यानी कि जितना चेंज फर्स्ट वायर में आया है उतना ही चेंज सेकंड में लाना है, लेकिन उसके लिए सेकंड वायर में कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचोगे कि वही सेम फोर्स अप्लाई कर दो एफ, तो नहीं, याद रखो पहली वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, दूसरी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a था, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा स्पेस बना के। क्वेश्चन अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। वायर 1, ये इसके ऊपर जो है फोर्स लगी, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल और इसकी जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई 3l हो गई, यानी कि ये इंक्रीज हो गई है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ, फोर्स अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ए वाई, ये हाँ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी यंग्स मॉड्यूलस, और ये इंटू 3l, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब वायर सेकंड के लिए बात करेंगे। फोर्स एफ डैश लगेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका 3a है, एल लेंथ जो है अभी तक l है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल प्लेस पे 3a गामा, और ये आ जाएगा यहाँ पे l, ये हो गई सेकंड वाली। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिलेगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई 3l इज इक्वल टू, दोनों को इक्वेट करेंगे 3ay l, या हम कह सकते हैं, और ये यहाँ पे हमारे पास ए वाई से ए वाई कट, एफ से एफ कट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एल से एल गया, यानी कि 3 जा 9, राइट। सो हम इसको बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 3 जा 9, 9f, ये आ गया हमारे पास। एफ डैश इज इक्वल टू, हाँ ये एफ नहीं कटेगा ना, ये एफ डैश था, ये एफ था, ये तो आपस में नहीं एलिमिनेट होंगे, तो यहाँ पे और बाकी सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 3 जा कितना हो गया 9f, तो एफ डैश इज इक्वल टू 9f, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आया है। काफी इजी क्वेश्चन था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट है। जो यंग्स मॉड्यूलस है स्टील का, ध्यान से सुनना, यानी कि जो गामा है किसका, स्टील का, इस ट्वाइस, मतलब कि वो ब्रास का, जो ब्रास एक मटेरियल होता है, स्टील भी एक मटेरियल है, तो जो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस है वो ब्रास का 2 गुना है। 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, 2 वायर सेम लेंथ की और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, एक स्टील की और दूसरी ब्रास की, उसको हमने सेम रूफ से, मान लो ये रूफ है, सस्पेंड कर दिया, यानी कि लटका दिया, ठीक है। सब कुछ सेम है, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मटेरियल दोनों का अलग अलग है। कैसे, स्टील का जो यंग्स मॉड्यूलस है वो ब्रास का 2 गुना है। अगर हम जो है वी वांट द लोअर एंड, जो इनके लोअर एंड है वायर के, टू बी एट द सेम लेवल, हम इनको दोनों को सेम लेवल पे लाना चाहते हैं, देन द वेट एडेड टू द स्टील, तो स्टील और ब्रास की वायर में कितने जो है कितना कितना वेट ऐड करना पड़ेगा, उसकी रेशियो बतानी है कि ये सेम लेंथ पे आ जाए। तो ठीक है, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा स्पेस बनाकर, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। यंग्स मॉड्यूलस यानी गामा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, वाई अपॉन ए, यानी एरिया, एल अपॉन डेल्टा एल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। स्ट्रेस का यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि mg, तो उसके प्लेस में हमने डब्ल्यू लिख दिया क्योंकि हमें वेट की बात हो रही है। डब्ल्यू अपॉन ए, एल अपॉन डेल्टा एल, ये हमारे पास स्ट्रेन का होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये वाला अपना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं W1 गामा 1 इज इक्वल टू W2 गामा 2, क्योंकि रेशियो में बात करेगी और 2 की बात करी जा रही है। सिंस जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ है ओरिजिनल लेंथ, यानी कि और जो चेंज इन लेंथ है ये सेम है ब्रास के लिए भी और स्टील के लिए भी, राइट। सो हम क्या कह सकते हैं, W2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ट्वाइस हमको दे रखा है क्वेश्चन में। सो यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉड्यूलस ऑफ ब्रास इज इक्वल टू 2, ये हमें गिवन है। सो आंसर इसका आ गया इजी, क्या आ गया इसका आंसर, हमारे पास आएगा ए 2:1, ऑब्वियसली 2 आ गया था हमारे पास, स्टार्टिंग में 2 आ गया, तो आप इससे जो है समझ सकते हो कि इसका जो रेशियो है वो क्या आएगी, 2:1 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर जो है एक फिक्स्ड वॉल्यूम वी की, कॉपर
जिसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है v इज ड्रॉन इनटू अ वायर l, तो उसको लेंथ l, उसको एक वायर में ड्रॉ कर दिया गया जिसकी लेंथ कितनी है l, यानी कि उसको वायर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब इस वायर को हम सब्जेक्ट कर दें कांस्टेंट फोर्स के साथ, मतलब कि वायर इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स f इसके ऊपर लग रही है जिस दौरान, तो एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस होगा वायर में वो कितना डेल्टा एल। एक्सटेंशन का मतलब जो इंक्रीज हुई है, ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है तो इसकी लेंथ क्या है, डेल्टा एल से इसकी लेंथ में चेंज आया, यानी कि इंक्रीज हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज स्ट्रेट फॉर इज फोर स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, अच्छा फोर नहीं, कौन सा इनमें से ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो ये स्ट्रेट नहीं होगा, वर्सेस डेल्टा एल ये वर्सेस हमारे पास होगा, ये हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है एल स्क्वेयर। देखिए यहाँ पे करके बता देती हूँ, एज हम जानते हैं गामा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा एल अपॉन एल, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा एल को हम बाहर निकाल लेंगे एफ एल अपॉन ए वाई, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ये भी होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। सो हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ, देयरफॉर डेल्टा एल जो है इज इक्वल टू एफ एल का स्क्वायर अपॉन वी वाई, यानी गामा इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एल स्क्वेयर। तो इस कंटेक्स्ट में हमारे पास जो डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वेयर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, बी आएगा, याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग फोर वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, चार वायर है जो कि सेम मटेरियल की बनी हुई है, विच ऑफ दिस विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन, तो हमें बताना है इनमें से किसका जो है एक्सटेंशन लार्जेस्ट होगा जब सेम टेंशन को जो है इनके ऊपर अप्लाई होगी। चार वायर हैं सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, कौन सी वायर का जो है लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगा जब सेम टेंशन उनके ऊपर अप्लाई होगी, तो बताना है ये। ठीक है, तो स्पेस बना के सोल्व करते हैं, घिचमिच नहीं होगा यहाँ। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, गामा ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। फॉर्मूला मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे, याद रखना है। मैं कह रही हूँ ये चैप्टर ये और इससे नेक्स्ट वाला जो चैप्टर हमारे पास होते हैं ये सॉलिड की और लिक्विड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाले छोटे छोटे चैप्टर होते हैं। सो एक्सटेंशन क्या आएगा हमारे पास, एक्सटेंशन डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम जो है एक्सटेंशन होगा, और जितना कम एरिया उतना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, ये भी याद रखना है। एफ और वाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें कांस्टेंट होंगे, यानी यंग मॉड्यूलस ऑफ फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। सो डेल्टा एल वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100। हमको वहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, डी स्क्वेयर की दे रखी है, एरिया की दे रखी है, वो अपनी लेंथ की दे रखी है, ठीक है। तो ये यहीं पे हमें इसमें पुट करनी है वही चीज़ें सिमिलरली। उसके बाद यहाँ पे L2 के लिए देख लो, सिमिलरली आप जो भी चीज़ें दे रखी हो बेसिकली वो आपको पुट करनी है। L3 के लिए पुट कर लो, सेम वही L4 के लिए पुट कर लो। तो जो रेशियो होगी एल अपॉन डी स्क्वेयर की वो मैक्सिमम होगी हमारे केस 4 में, आपको बस यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे जो एल अपॉन डी स्क्वेयर वाली आपको वैल्यू देखनी है एल अपॉन डी स्क्वेयर की, जिसमें भी एल अपॉन डी स्क्वेयर की वैल्यू मैक्सिमम होगी वही आपका करेक्ट आंसर आएगा। लार्जेस्ट एक्सटेंशन जो है इसमें होगी लेंथ 50 सेंटीमीटर और डायमीटर इसमें 0.5 mm है, वो अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, उसमें आपको पुट करके चारों को देख लेना जिसका जो भी चीज़ दे रखी है गिवन है, और उसके बाद आपको जो है ये पता चल जाएगा कि एल अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू जिसके लिए भी मैक्सिमम होगी वही उसके ऊपर ही क्या है लार्जेस्ट एक्सटेंशन वो पोजेस करेगा, वही वाई पोजेस करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर रेशियो किसके डायमीटर की, लेंथ की और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील और कॉपर वायर की शोन इन द फिगर आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे जो हमें दिखा रखा है पी क्यू और एस है इनकी, तो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो बतानी है ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ वुड बी, तो जो उनकी लेंथ में इंक्रीजमेंट आएगा उसकी कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या निकल के आएगी वो यहाँ पे हमें बतानी है। तो अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे। फ्रॉम फॉर्मूला इंक्रीज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, राइट, इज इक्वल टू हमारे पास कितना 4 FL अपॉन एरिया पाई डी स्क्वायर होता है, राइट। सो स्टील और यहाँ पे हमारे पास कॉपर इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एफ सी, वही यहाँ पे आपको पुट कर देना है फॉर्मूला वाइज। सारी वैल्यूज पुट करोगे 7/5 इंटू 1/P का होल स्क्वेयर 1/S इंटू क्यू, एस पी क्यू हमें रिस्पेक्टिवली दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, वही चीज मैंने यहाँ लिखी है 7Q अपॉन, इसको सोल्व करेंगे आएगा 5S, ये एस सॉरी एस 5SP क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर था तो स्क्वेयर 5SP स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा 7Q 5SP स्क्वेयर, ये हमारे पास आ गया। और मैं यहाँ पे इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज और दे देती हूँ। देखिए अगर एक वायर जिसकी लेंथ कितनी है L, उसको हम सस्पेंड कर दे एक रिजिड सपोर्ट से, रिजिड सपोर्ट यानी कोई सपोर्ट है उससे उसको लटका दें, ये बोल इसका मतलब होता है सस्पेंड करना। यहाँ पे अपने फिजिक्स में रिजिड सपोर्ट, एरिया ए जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो मास ऑफ द वायर यानी कि मास कितनी हो जाएगी वायर की उस केस में, m इज इक्वल टू एरिया LP, ये होगा। जो एक्सटेंशन होगा इस वायर में वो इसके खुद की वेट की वजह से होगा, कैन बी फाइंड एज फॉलोज, कैसे, यंग मॉड्यूलस गामा इज इक्वल टू mg अपॉन ए इंटू हाफ अपॉन डेल्टा एल। यहाँ पे जो है हेयर L इज इक्वल टू, ये क्या होगा हाफ, सॉरी L इज इक्वल टू L अपॉन 2, ये L/2 आएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे L इज इक्वल टू L/2 आएगा, यहाँ पे अदरवाइज L आना चाहिए था, यहाँ पे मैंने L/2 लिखा है बिकॉज क्योंकि जो वेट होगा वायर का वो एज अ मिड पॉइंट ऑफ वायर एक्ट करता है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लेंथ के प्लेस पे L/2 पुट करते हैं, यानी कि डेल्टा L इज इक्वल टू L स्क्वायर PG अपॉन T गामा। ये इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था, हालांकि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अभी तक आपको पता चल गया होगा क्या है, 7Q 5SP स्क्वेयर, ये है। दो वायर है ए और बी, आर ऑफ द सेम मटेरियल की, देयर लेंथ आर, उनकी जो लेंथ है वो रेशियो 1:2 में है, और जो डायमीटर है वो किस रेशियो में, 2:1 में। इफ दे आर पुल्ड, अगर ये पुल्ड, वो उनको हमने सेम फोर्स के साथ पुल कर लिया, देन इंक्रीज इन लेंथ विल बी इन रेशियो, तो जो इनकी लेंथ में इंक्रीज आएगा वो किस रेशियो में आएगा वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस बना के सोल्व करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो वही मैंने बताया, इसमें इतना जो वही फॉर्मूले बार बार रिपीट होके पूछे जा रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा उसकी 1% जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है उसके क्वेश्चन से। वहाँ ये रेशियो वगैरह हमसे पूछ ले तो वहाँ पे कहीं पे हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्लेस पे उसका पाई डी स्क्वायर वगैरह पाई आर स्क्वायर ये चीज़ पुट करनी पड़ जाती है, बस उसी का फर्क है। देखो हम जानते हैं यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन, देखो यहाँ पे एरिया के प्लेस पे पाई आर स्क्वायर जैसे कि, ठीक है, इंटू L/L। सिंस जो गामा और फोर्स है वो सेम है दोनों वायर के लिए, तो हम बोल सकते हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/R², ठीक है, जितनी ज्यादा रेडियस उतनी कम लेंथ होगी, ये हम बोल सकते हैं ऐसा, या फिर और L1/L2 इज इक्वल टू R का स्क्वायर इंटू L1/R1 का स्क्वायर इंटू L2 इज इक्वल टू रेडियस का, यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, ये तो आप बिल्कुल छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे होगे, मैथ्स में हमारे पास होता है ये फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, राइट। सो इसके प्लेस पे, रेडियस के प्लेस पे हम वही चीज पुट करेंगे, d² अपॉन d1/2 का होल स्क्वायर इंटू L1
इंटू L2, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर इंटू L1 अपॉन D1 का स्क्वायर इंटू L2 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर अपॉन 2D2 का होल स्क्वायर इंटू में L2 अपॉन 2L1 L2 आएगा यहाँ पे, राइट, इज इक्वल टू 1/8। यानी कि जो हमारे पास इसकी रेशियो निकल के आई है L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 1/8। ये आ गई हमारे पास इसकी रेशियो, ठीक है। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 1/8, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, बल्क एंड रिजिडिटी मॉड्यूलस एंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर इस कंसेप्ट के टॉपिक से है। जब एक ब्लॉक ऑफ कितना मास का, m मास का, उसको हम सस्पेंड कर दे एक लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l के जरिए, तो जो लेंथ होगी वायर की वो क्या कितनी हो जाएगी l+l। दोबारा सुनिए, जब एक ब्लॉक जिसका मास m है उसको हम सस्पेंड कर दे एक लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l से, तो जो लेंथ होगी वायर की वो l+l हो जाएगी। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज, पूछा गया है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी उस एक्सटेंडेड, जो कि वो वायर खिंच चुकी है, उस एक्सटेंडेड वायर में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस बना के सोल्व करेंगे। ये था हमारे पास लेंथ है, ये इस मास के कारण नीचे mg लगेगी फोर्स, राइट, और ये इसकी लेंथ थी l, ये यहाँ पे इतना इंक्रीजमेंट आया यानी कि l का इंक्रीजमेंट। सो kx0 इज इक्वल टू mg। k का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पे खींचा तो ये कांस्टेंट हो गया। जहाँ पे k क्या है, उसमें फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो, यहाँ पे हम फोर्स कांस्टेंट इसको कंसिडर करेंगे। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ kx0 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी का, क्या था, हाफ mv² होता है, यहाँ पे उसके प्लेस पे kx0 स्क्वायर आएगा इस चैप्टर में। सो इज इक्वल टू हाफ k के प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा mg अपॉन x0 इंटू x0 का होल स्क्वायर, ये आ गया। सो x0 से यहाँ पे कट गया, तो हाफ mg x0। स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सटेंडेड वायर में कितनी हो जाएगी, हाफ mg, या x0 के प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा कितना l, क्योंकि यही तो हमसे पूछा गया था। क्या आ जाएगा, हाफ mg l, ठीक है। ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी जो इस इलास्टिड में कितनी स्टोर थी, l वाली, तो mg x0 के प्लेस पे हम पुट करेंगे l, तो आंसर आ गया हाफ mg l। बहुत ही इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो ये। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या आएगा, हाफ mg l, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो बल्क मॉड्यूलस एक्स स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वो क्या है, बी। अगर इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म, अगर उसको हमने यूनिफॉर्म प्रेशर पी के साथ सब्जेक्ट कर दिया, फ्रैक्शनल डिक्रीज बताना उसके रेडियस में कितना आएगा। दोबारा समझिए, बल्क मॉड्यूलस एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का बी दे दिया, ठीक है। अगर इट इज वो एक यूनिफॉर्म प्रेशर उसके ऊपर लगा दिया गया, यानी पी का यूनिफॉर्म प्रेशर कितना, पी यहाँ पे दे रखा है, वो अगर इस बल्क मॉड्यूलस के ऊपर लगा दिया जिसका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बी है, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना आ जाएगा रेडियस में, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। बल्क मॉड्यूलस is given by b is equal to p अपॉन डेल्टा v अपॉन v, या फिर हम बोल सकते हैं डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू p अपॉन b, ठीक है। ये प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस ये हमारे पास होता है। तो कितना है, 3 डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल टू p अपॉन b। यहाँ पे डेल्टा r अपॉन r जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है फ्रैक्शनल डिक्रीज, इसका ही मतलब क्या है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। डेल्टा r अपॉन r का मतलब है ये। सो डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल टू
P अपॉन ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में 3B, P अपॉन क्या आ गया 3B है हमारे पास आ गया। और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ इसके बारे में आपको। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m होता है और रेडियस r हो, इस सराउंडेड, वो एक लिक्विड के द्वारा सराउंडेड हो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में, देन फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा वी अपॉन वी। ये पहली इक्वेशन। तो बल्क मॉड्यूलस यानी के इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे जब इसको हम सोल्व करेंगे सिंपली डेल्टा वी। तो यहाँ पे देखो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन के इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए की, यानी कि क्यों लिखा मैंने ये देखिए डेल्टा पी जो है वो एम जी अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है। सो डेल्टा आर अपॉन आर यानी डिक्रीज वाला इज इक्वल टू 1/3 एम जी अपॉन ए के। यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, कि ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यूज आपको पता होंगी। एरिया क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एम क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी क्या होता है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, P अपॉन 3B, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा हमारे पास। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। जब एक इलास्टिक मटेरियल विद यंग मॉड्यूलस y के साथ ही सब्जेक्टेड टू, उसको हम एक स्ट्रेचिंग स्ट्रेस S यानी कि एक स्ट्रेस उसको अप्लाई कर दे उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो स्ट्रेच हो जाए, यानी कि स्ट्रेचिंग स्ट्रेस ही है वो। तो इलास्टिक एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल के अंदर स्टोर्ड होगी वो बताना है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बनाने की तो आवश्यकता नहीं है, यहीं पे कर लेंगे। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला सिंपल है, याद रखोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला है सिंपल, इसको याद रख लेना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यानी कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन वो अपना यंग्स मॉड्यूलस, राइट। स्ट्रेन का फॉर्मूला ये हम लिख सकते हैं, देखो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो अब हमें स्ट्रेन का निकालना, तो हम इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस, ये बाहर आ जाएगा ये नीचे, यानी कि स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस, राइट। तो वही चीज मैंने यहाँ पे पुट की है। सो हाफ इंटू स्ट्रेस का होल स्क्वेयर, यहाँ पे 2 स्ट्रेस हो गए, इंटू यंग्स मॉड्यूलस यानी गामा। सो कितना स्ट्रेस का, यानी एस स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस यानी 2, और ये क्या हो गया 2 गामा। सो करेक्ट ऑप्शन, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आया है। काफी इजी क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 11 क्वेश्चन चैप्टर के हम कर चुके, एक में भी कोई अलग फॉर्मूला हमने पुट करके नहीं देखा। काफी छोटा चैप्टर है, और लेकिन ये काफी जो है मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर हो सकते हैं आपके लिए। इसमें 4 से 8 नंबर पक्के हो सकते हैं अगर फॉर्मूला वगैरह अच्छे से पता हो, या मतलब ऐसे सोल्व कर पाओ आप, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे PYQs फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।